मस्तिष्क एक ऐसी दुनिया है जिसमें कई अनखोजे महाद्वीप और अज्ञात क्षेत्र के बड़े हिस्से शामिल हैं। ये शब्द है न्यूरोसाइंस के जनक सैंटियागो रेमन वाय के जाल के। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस चीज़ की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सब के पास है, लेकिन जिसे समझना शायद ब्रह्मांड को समझने से भी ज्यादा मुश्किल है, हमारा दिमाग। सोचिए, अगर हम दिमाग को एक बनी बनाई मशीन की तरह ना देखें, बल्कि एक ऐसे शहर की तरह देखें जो हर पल बन रहा है, जहां लाखों करोड़ों मजदूर यानी न्यूरॉन्स लगातार अपना काम और अपनी जगह बदल रहे हैं। द हिंदू में हाल ही में प्रकाशित एक लेख के अनुसार वैज्ञानिक अब इस बनते हुए शहर का एक लाइव 3D नक्शा बनाने में कामयाब हो गए हैं। आज हम इसी क्रांतिकारी खोज की पड़ताल करेंगे जो खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नजरिए से बेहद जरूरी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये नए एकीकृत एटलस क्या हैं, बल्कि ये जानना है कि इन्होंने पुरानी सोच को कैसे पूरी तरह से बदल दिया है। हम देखेंगे कि ये बने कैसे, इनसे क्या बड़े खुलासे हुए, और सबसे ज़रूरी बात, इनका हमारी जिंदगी, हमारी सेहत और भविष्य की नीतियों पर क्या असर पड़ सकता है। और ये सब अमेरिका की ब्रेन इनिशिएटिव जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नतीजा है, जो ये भी दिखाता है कि विज्ञान में अब टीम वर्क कितना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। इन नए नक्शों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जो पुराने ब्रेन मैप्स थे, उनमें ऐसी क्या कमी थी? पुरानी धारणा ये थी कि न्यूरॉन्स तय कैटेगरीज में आते हैं, मतलब जैसे किसी फैक्ट्री में अलग अलग तरह के पुर्जे हों। साइंटिस्ट उन्हें नाम देते थे, उनकी गिनती करते थे और उन्हें साफ सुथरे बक्सों में बंद कर देते थे। लेकिन इन नए अध्ययनों ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया है। पलट दिया है? कैसे? ये नए नक्शे दिमाग को एक जीवित सातत्य या लिविंग कंटिन्यूअम के रूप में दिखाते हैं। एक मिनट, लिविंग कंटिन्यूअम, ये सुनने में तो बहुत गहरा शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोशिकाएं एक तय पहचान से दूसरी पहचान में अचानक नहीं कूदती। ये एक बहुत प्लावमान सफर है, एक धीमी गति का बदलाव। इसे एक टाइम लैप्स वीडियो की तरह समझिए, जिसमें आप एक बीज को धीरे धीरे पौधे में बदलते हुए देखते हैं। अच्छा। आप ये नहीं बता सकते कि वो ठीक किस सेकंड में बीज से पौधा बन गया। बस यही दिमाग की कोशिकाओं के साथ होता है। वो धीरे धीरे मैच्योर होती हैं, अपने जेनेटिक पैटर्न बदलती हैं और नेटवर्क बनाती हैं। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग की कोशिकाओं को कैटेगराइज करना इंद्रधनुष के रंगों को अलग अलग बक्सों में रखने जैसा है। सीमाएं हमेशा धुंधली ही रहेंगी। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डॉक्टर जेंग ने चूहों पर किए गए अध्ययन में यही देखा। युवा न्यूरॉन्स बीच के कई इंटरमीडिएट स्टेजेस से गुजरते हैं, जहां उनमें मतलब पहले और बाद के दोनों तरह की कोशिकाओं के गुण होते हैं। अच्छा। जैसा उन्होंने खुद कहा, सीमाएं कभी भी स्पष्ट नहीं होती। और यही पैटर्न डॉक्टर नोवाकोव्स्की ने मानव भ्रूण के टिश्यू में भी देखा। उन्होंने पाया कि दिमाग बनाने वाली मास्टर कोशिकाएं, जिन्हें रेडियल ग्लिया कहते हैं, पहले सिग्नल को चालू करने वाले न्यूरॉन्स बनाती हैं और फिर धीरे धीरे सिग्नल को शांत करने वाले न्यूरॉन्स बनाने लगती हैं। तो ये एक क्रमिक बदलाव है, कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हर न्यूरॉन एक स्पेक्ट्रम पर है और कोई साफ कैटेगरी नहीं है, तो क्या इससे बीमारियों का अध्ययन करना और भी मुश्किल नहीं हो जाएगा? हम किसी चीज को गलत कैसे कहेंगे जब कोई तय सही पैमाना ही ना हो? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसी का जवाब इन नए एटलस में छिपा है। ये हमें नॉर्मल की एक रेंज देते हैं, एक ब्लूप्रिंट कि विकास का सही रास्ता कैसा दिखना चाहिए। जब कोई कोशिका इस रास्ते से भटक जाती है, चाहे वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाए या गलत रास्ते पर चली जाए, तब समस्याएं शुरू होती हैं। समझ गए। तो अब हम बीमारियों को तय बक्सों से बाहर निकलने के तौर पर नहीं, बल्कि विकास के रास्ते से भटक जाने के तौर पर देख सकते हैं। एकदम सही। तो ये समझना कि दिमाग कैसे बनता है, अपने आप में फैसिनेट्स करने वाला है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को देख कैसे पाए? मतलब इस टाइम लैप्स वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा कैमरा इस्तेमाल हुआ? यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कमाल है। किसी एक तकनीक से ये संभव नहीं था। असल में इन सभी तकनीकों का 3 मुख्य काम था। पहला, हर कोशिका को एक पहचान देना। दूसरा, ये पता लगाना कि वो कोशिका क्या काम कर रही है। और तीसरा, ये जानना कि वो दिमाग में ठीक किस जगह पर वो काम कर रही है। ओके,
तो पहला काम पहचान देना, ये कैसे किया गया? इसके लिए वायरल बारकोडिंग नाम की एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर नोवाकोव्स्की की टीम ने हानिरहित वायरस का इस्तेमाल किया, जो हर एक स्टेम सेल में जाकर उसे एक अनोखा जेनेटिक लेबल या बारकोड दे देता है। एक बारकोड? हाँ। अब उस स्टेम सेल से जितनी भी नई कोशिकाएं बनेंगी, उन सब में वही बारकोड होगा। तो ये हर कोशिका को एक यूनिक आधार कार्ड नंबर देने जैसा था, जिससे उसका पूरा वंश वृक्ष ट्रैक किया जा सके। दिलचस्प है। तो हर कोशिका को उसका आधार कार्ड मिल गया। अब दूसरा काम वो क्या कर रही है, ये कैसे पता चला? इसके लिए सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल हुआ। यह तकनीक हर एक कोशिका के अंदर जाकर ये पढ़ती है कि उस समय कौन से जीन एक्टिव हैं। मतलब ये उस आधार कार्ड वाले व्यक्ति की जॉब प्रोफाइल पढ़ने जैसा है? बिल्कुल, कि वो एक इंजीनियर है, डॉक्टर है या कुछ और बनने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आधार कार्ड हो गया, जॉब प्रोफाइल हो गई। अब तीसरा काम, उसका पता लगाना, यानी कहाँ? उसके लिए स्पेशल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल हुआ। ये तकनीक हमें बताती है कि कौन सी जीन एक्टिविटी टिश्यू में ठीक किस लोकेशन पर हो रही है। तो ये उस व्यक्ति का जीपीएस एड्रेस पता लगाने जैसा है कि वो शहर में ठीक किस पते पर अपना काम कर रहा है। और डॉक्टर रॉन्गफैन की टीम तो एक कदम और आगे चली गई है ना? हाँ, उनकी स्पेशल ट्रायोमिक्स तकनीक एक ही कोशिका के बारे में 3 चीजें एक साथ बताती है। वो क्या कर सकती है, उसका डीएनए, वो असल में क्या कर रही है, उसका आरएनए, और उस काम का नतीजा क्या निकल रहा है, उसके बनाए प्रोटीन। मतलब एक कोशिका की पूरी कुंडली? एक तरह से, हाँ। वाह! आधार कार्ड, जॉब प्रोफाइल और जीपीएस एड्रेस, वो भी एक साथ। जब आप इसे ऐसे समझाते हैं तो ये बहुत आसान लगता है। तो इन सब तकनीकों ने मिलकर हमें एक तस्वीर की जगह एक पूरी 3D फिल्म दे दी, जिसमें हर किरदार की पूरी कहानी है। बिल्कुल। और इस फिल्म से दिमाग के काम करने के कुछ मूलभूत सिद्धांत भी सामने आए। जैसे एक टीम ने दिमाग की गतिविधि को शांत करने वाले यानी ब्रेक लगाने वाले न्यूरॉन्स का अध्ययन किया। दूसरी टीम ने गतिविधि को बढ़ाने वाले यानी एक्सेलरेटर दबाने वाले न्यूरॉन्स को देखा। तो एक तरफ ब्रेक और दूसरी तरफ एक्सेलरेटर। ठीक है। और जब दोनों अध्ययनों को एक साथ रखकर देखा गया तो पता चला कि दिमाग के ये दोनों विरोधी सिस्टम अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए विकसित होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले एक्सेलेरेटर बनता है और फिर ब्रेक। दोनों साथ साथ बनते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हुए। ये दिमाग के डिजाइन का एक बेहद खूबसूरत और कुशल सिद्धांत है। और ये कहानी सिर्फ हमारे दिमाग की नहीं है, बल्कि लाखों सालों के विकास की भी कहानी है। सही कहा ना? एकदम सही। डॉक्टर एलेक्स पोलन ने अलग अलग प्रजातियों का विश्लेषण किया और पाया कि विकास की जड़ें बहुत गहरी हैं। उदाहरण के लिए TAC3 नाम का एक न्यूरॉन, जिसे पहले सिर्फ बंदरों और इंसानों में ही पाया जाने वाला माना जाता था, असल में कई और स्तनधारियों में भी मौजूद है। तो इसका मतलब एवोल्यूशन हर बार पूरी तरह से नए न्यूरॉन नहीं बनाता? नहीं, वो अक्सर पुराने न्यूरॉन के डिजाइन में ही छोटे मोटे बदलाव करके काम चला लेता है। हाँ, तो प्रकृति भी हम इंसानों की तरह ही है। नई चीज बनाने से बेहतर है पुराने वाले में थोड़ा जुगाड़ करके काम चला लो। आप ऐसा कह सकते हैं। मनुष्यों में बस इतना होता है कि यही विकास का प्रोग्राम थोड़ा लंबा चलता है, जिससे हमारी कोशिकाओं को ज्यादा जटिल सर्किट बनाने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। ये सब विज्ञान के लिहाज से तो बेहतरीन है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, खासकर हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। इस ज्ञान का वास्तविक दुनिया में क्या उपयोग है? एक भविष्य के नीति निर्माता या प्रशासक को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा असर होगा। सबसे पहला और सीधा असर है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को समझने में, जैसे ऑटिज्म या मिर्गी। ये एटलस हमें गर्भ के दौरान उन नाजुक विंडोज को पहचानने में मदद करते हैं जब इन बीमारियों से जुड़े जीन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। यह हमें बताता है कि विकास के किस मोड़ पर एक छोटी सी गड़बड़ी भी आगे चल के बड़ा असर डाल सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रशासकों के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां जैसे पोषण कार्यक्रम या तनाव कम करने के उपाय सिर्फ सामाजिक कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि देश की अगली पीढ़ी के मस्तिष्क के सही विकास के लिए भी वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये उन नीतियों को एक ठोस वैज्ञानिक आधार देता है। दूसरा बड़ा प्रभाव है विकास और मरम्मत के कनेक्शन को समझने में। डॉक्टर फैन के एटलस से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब दिमाग के टिश्यू में चोट लगती है तो वहां वही जीन पैटर्न एक्टिव हो जाते हैं जो भ्रूण के विकास के समय एक्टिव थे। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि घायल दिमाग खुद को ठीक करने के लिए उन्हीं जेनेटिक प्रोग्रामों को फिर से चालू कर सकता है जो उसने पैदा होने के समय इस्तेमाल किए थे? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये है, लेकिन ये सच है।
ये दिखाता है कि हमारे शरीर में मरम्मत के लिए एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट मौजूद है। और तीसरा, ये गलत समय गलत जगह के सिद्धांत की पुष्टि करता है। अब ये माना जा रहा है कि कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां तब होती हैं जब विकास की कोई घटना गलत समय पर या गलत जगह पर हो जाती है। अच्छा, ये एटलस हमें उन कमजोरियों को पहचानने में मदद करते हैं जिससे भविष्य में शायद हम उन्हें रोक भी पाएं। तो क्या ये मान लिया जाए कि दिमाग का नक्शा पूरा हो गया है, मिशन पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसने हमें ये दिखाया है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। इस काम की अपनी सीमाएं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है दिमाग के टिश्यू की कमी, खासकर विकास के अहम चरणों के मानव नमूनों की। ये नमूने मिलना बहुत मुश्किल और नैतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। और ये तो नीति निर्माताओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हमें वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक नैतिक ढांचा कैसे बनाना चाहिए, खासकर जब मानव ऊतकों जैसे संवेदनशील संसाधनों की बात हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी हैं जो बहुत कम समय के लिए या खास परिस्थितियों में ही एक्टिव होते हैं। वे शायद मौजूदा डेटा सेट में अभी भी अदृश्य हैं। और अभी ज्यादातर रिसर्च दिमाग के बाहरी हिस्से पर हुई है। जी, कॉर्टेक्स पर। हमें अभी भी दिमाग की गहरी संरचनाओं को मैप करना है जो हमारी भावनाओं और हरकतों को कंट्रोल करती हैं। तो लक्ष्य एक अंतिम नक्शा बनाना नहीं है, बल्कि एक तरह का गूगल मैप्स बनाना है जिसे लगातार अपडेट किया जाता रहे और जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक इस्तेमाल कर सकें ताकि सब एक ही पते पर पहुंचें। एकदम सही। जैसा कि डॉक्टर ज़ैंग ने कहा, लक्ष्य नक्शे को खत्म करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई एक ही निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स का उपयोग कर रहा है। ये सहयोगी भावना ही इस फील्ड को आगे बढ़ाएगी। ये किसी एक लैब का काम नहीं, ये एक वैश्विक प्रयास है। तो चलिए इसे समेटते हैं। आज की हमारी चर्चा का सार यह है कि दिमाग तय चरणों में नहीं, बल्कि एक निरंतर बहती नदी की तरह विकसित होता है। नई टेक्नोलॉजी ने हमें पहली बार इस नदी के बहाव को समय, स्थान और अलग-अलग प्रजातियों में एक साथ देखने की क्षमता दी है। और इन नक्शों का न सिर्फ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को समझने, बल्कि विकास के मूलभूत रहस्यों को खोलने में भी गहरा असर पड़ेगा। और यहाँ मैं एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि घायल टिश्यू में विकास के शुरुआती जीन पैटर्न फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर हम दिमाग की निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से मैप कर सकते हैं, तो क्या हम एक दिन क्षतिग्रस्त या बूढ़े होते दिमाग में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना सीख सकते हैं? क्या हम उसे अपने ही मूल ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके खुद को ठीक करना सिखा सकते हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद भरा विचार है। हम याद दिलाना चाहेंगे कि ये द हिंदू में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण विषय पर एक आलोचनात्मक चर्चा थी, जो यूपीएससी उम्मीदवारों और आम जनता दोनों के लिए जानकारीपूर्ण है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। इस तरह की और भी गहरी पड़तालों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।